एक मनुष्य सभी प्रकार के कार्य नहीं कर सकता और समाज को समुचित, व्यवस्थित, सुखी, उन्नत होने के लिए सभी प्रकार के कार्य चाहिए। मुख्य रूप से इन कार्यों की गणना किए गए कि समाज को क्या क्या चाहिए। समाज को विद्या चाहिए, समाज को वीरता चाहिए, समाज को कला, कौशल, धन, ऐश्वर्य, कृषि, पशुपालन और साधन चाहिए और समाज को सेवा चाहिए। महर्षि दयानंद जी महाराज ने कहा, वर्ण व्यवस्था के बिना समाज का पूर्ण विकास नहीं हो सकता और हमें भी ये जातीयता को यदि खत्म करना है, जाति पाति को मिटाना है और अपने बच्चों को पूर्ण रूप से विकसित, सुव्यवस्थित, दृढ़ और उन्नत बनाना है, तो फिर से विज्ञान के, विवेचना के, चयन के, योग्यता के आधार की हमें एक व्यवस्था बनानी पड़ेगी और उस व्यवस्था का नाम वर्ण व्यवस्था है। प्राणी मात्र का ये स्वभाव है, वो अपने को एक समूह के साथ में जोड़ने के पश्चात ही अपने को पूर्ण सुखी समझता है, सुरक्षित समझता है और सुव्यवस्थित भी समझता है। छोटे छोटे प्राणियों को देखेंगे, पशु पक्षी कीट पतंग को भी देखेंगे, वो भी किसी के साथ रह करके सुख और सुरक्षा की अनुभूति करते हैं। ऐसा ही एक प्राणी मनुष्य भी है जिसको सोशल एनिमल का है, अर्थात सामाजिक पशु का है। पशुओं के समूहों को देख करके, पशुओं की व्यवस्था को देख करके, पक्षियों के समूह और व्यवस्था को देख करके, चूंकि मनुष्य भी अकेला सुखी नहीं हो पाता, अकेला किसी प्रकार से सुरक्षित भी महसूस नहीं कर सकता और ना ही अकेला अनेकों प्रकार की व्यवस्थाएं कर सकता है, इसलिए ये भी समूह में रहता है और समूह में रहने के बाद में सुखी, संतुष्ट, सुव्यवस्थित और सुरक्षित महसूस करता है। चूंकि समूह में रहता है तो समूहों को समुचित रूप से कार्य करने की योग्यता देने के लिए, अर्जित करने के लिए या कार्य करने के योग्य बनाने के लिए एक व्यवस्था करनी पड़ती है। उस व्यवस्था के बिना मनुष्य ना तो समूह में काम कर सकता है, ना व्यवस्थित हो सकता है, ना सुखी हो सकता है, ना अपना हित पूरा कर सकता है, ना दूसरे का हित पूरा कर सकता है, ना अपनी उन्नति पूरी कर सकता है, ना दूसरों की उन्नति पूरी कर सकता है। एक व्यवस्था चाहिए। उस व्यवस्था का नाम, व्यवस्था में वी, अव, दो उपसर्ग है और स्था गति निवृत्त ये धातु है। तो अर्थात ऐसी व्यवस्था करना जो बार बार ना बदलनी पड़े, अर्थात ऐसी व्यवस्था करना जो स्थिर हो, दृढ़ हो, पूर्ण रूप से व्यवस्थित हो, नियमित हो, संयमित हो और संगठित हो, सांगठनिक ढांचा उसका पूर्ण रूप से स्थिर और सुदृढ़ हो, उसका नाम व्यवस्था है। तो महाभारत से पहले समाज में जो संगठन व्यवस्था काम कर रही थी, उस संगठन व्यवस्था का नाम वर्ण व्यवस्था था। अब वर्ण व्यवस्था बाद में आकर के बहुत बदनाम हो गई, परंतु महाभारत से पहले चहुं और कोई व्यवस्था नहीं थी, केवल वर्ण व्यवस्था ही समाज में संगठन का कार्य करती थी। तो महाभारत के बाद में और महाभारत के दिनों में थोड़ा थोड़ा सा महाभारत के दिनों में वर्ण व्यवस्था का उल्लंघन होने लगा और महाभारत के बाद में तो पूर्ण रूप से ही ये विखंडित हो गई। पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है और व्यक्ति ना अकेला रह करके अपना हित साध सकता है, ना दूसरे का। ना अकेला रहना इसकी योग्यता के अनुकूल है, ना इसके हित के अनुकूल है, या ना इसकी उन्नति के अनुकूल है। ये एक सामाजिक प्राणी है। ये ही नहीं, इसके सामाजिक प्राणी होने के बाद और भी सारा संसार सामाजिक ही हो गया। मनुष्य यदि सामाजिक प्राणी है तो फिर पशु भी सामाजिक है, पशु पर्वत भी सामाजिक है, पहाड़ भी सामाजिक है, समुद्र भी सामाजिक है, पानी, धरती, फसल, आसमान, ये सब कुछ सामाजिक है। अर्थात समाज जिसका उपयोग करता है उसको भी सामाजिक कहते हैं। चूंकि मनुष्य की प्रवृत्ति भिन्न भिन्न है तो भिन्न भिन्न प्रवृत्ति का मनुष्य भिन्न भिन्न काम करेगा। एक मनुष्य की सभी प्रकार की प्रवृत्तियां नहीं है, इसलिए एक मनुष्य सभी प्रकार के कार्य नहीं कर सकता
और समाज को समुचित, व्यवस्थित, सुखी, उन्नत होने के लिए सभी प्रकार के कार्य चाहिए। मुख्य रूप से इन कार्यों की गणना की गई और जब इनका सुनिश्चित किया गया कि एक समाज को पूर्ण प्रकार से, पूर्ण रूप से सुव्यवस्थित होने के लिए, सुखी होने के लिए, उन्नत होने के लिए, विकसित होने के लिए, संगठित होने के लिए, सुरक्षित होने के लिए कितने प्रकार के कार्यों की आवश्यकता पड़ती है जिससे समाज का पूर्ण हित हो, तो वो 4 प्रकार के कार्य निश्चित किए गए कि समाज को क्या क्या चाहिए। समाज को विद्या चाहिए, समाज को वीरता चाहिए, समाज को कला, कौशल, धन, ऐश्वर्य, कृषि, पशुपालन और साधन चाहिए, और समाज को सेवा चाहिए। तो इन 4 प्रकार के कार्यों से ही समाज का पूर्ण हित हो सकता है। विद्या का अर्थ है ज्ञान विज्ञान, विद्या का अर्थ है ज्ञान, विद्या का अर्थ है निर्देशन, विद्या का अर्थ है आदेश उपदेश, और वीरता का अर्थ है रक्षा, वीरता का अर्थ है शौर्य, वीरता का अर्थ है किसी भी प्रकार के डर और भय से समाज को रहित करना, किसी भी प्रकार के आक्रमण से, किसी भी प्रकार के अन्याय अत्याचार से समाज को व्यवस्थित करना, समाज को बचा करके रखना। और विद्या का अर्थ है कि किसी भी प्रकार के अज्ञान से, अविद्या से, अंधकार से, कुरीतियों से समाज को बचा करके रखना। और वैश्य का, उसका कला कौशल का, धन का, ऐश्वर्य का, कृषि का, पशुपालन का अर्थ है कि समाज के अंदर किसी भी प्रकार का अभाव ना हो, सभी प्रकार से, सभी प्रकार के पदार्थों की समाज में समय समय पर आवश्यकता अनुसार पूर्ति करते रहना। ये समाज में कला कौशल, विद्या, धन, ऐश्वर्य और पशुपालन, कृषि के माध्यम से होती है। और जो कोई भी इन तीनों में से कोई भी कार्य करने में असमर्थ है, फिर वो इन तीनों की सेवा करेगा। अर्थात इन तीनों को भोजन चाहिए, वस्त्र चाहिए, धुले हुए चाहिए, घर साफ सुथरे चाहिए, नहाने का धोने का सामान चाहिए, खेत में कोई भार उठाने वाला, सामान ले जाने वाला, कोई व्यवस्था करने वाला आदमी चाहिए। तो वो जो बुद्धि में थोड़ा कम रह गया, जिसका इंटेलेक्चुअली जो थोड़ा सा स्लो है, बुद्धि के रूप में ब्रेन जिसका थोड़ा स्लो काम करता है, और ये देखा भी जाता है, तो उसके जिम्मे आई कि इन तीनों प्रकार के कार्य करने वाले व्यक्तियों का वो सहायक हो, सेवा हो, इनको वो असिस्टेंट हो, इनको वो असिस्ट करे, इनको वो सहयोग दे। सहयोग देना, विद्या वाले को सहयोग दे, वीरता वाले को सहयोग दे, कला कौशल और धन ऐश्वर्य, पशुपालन, कृषि करने वाले को सहयोग दे। तो जो विद्या से समाज का हित साधन करता है, जो विद्या से समाज का भला करता है, उसका नाम ब्राह्मण है। और जो भय से, डर से, आक्रमण से, अत्याचार से, अन्याय से समाज को बचा करके रखता है, वीरता जिसका स्वभाव और प्रवृत्ति है, उसका नाम क्षत्रिय है। जो धन ऐश्वर्य से और व्यापार से, कृषि से, कला कौशल से, खेती से, पशुपालन से समाज में प्रत्येक प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। जहाँ पर किसी चीज़ का अभाव होता है और जहाँ किसी चीज़ का बहुत प्रभाव होता है, प्रभाव वाली जगह से अभाव वाली जगह सामान पहुँचाता है। और जो तीनों ही कार्य नहीं कर सकता, तो वो इन तीनों प्रकार के ये जो लोग हैं, तीनों प्रकार के ये जो वर्ग हैं, तीनों प्रकार की जो प्रवृत्ति वाले लोग हैं, ये तीनों अपना काम अच्छी तरह से पूर्ण रूप से सफल होकर के करें, तो वो तीनों का सहयोग करता है। क्योंकि वो तीनों प्रकार के कार्य तो कर नहीं सकता, पर तीनों का सहयोग करता है। एक तरह से वो तीनों प्रकार की व्यवस्थाओं का मूल है, अर्थात तीनों उसके सहयोग के बिना अपना कार्य पूर्ण रूप से विकसित और पूर्ण रूप से संपन्न नहीं कर सकते। इसलिए शूद्र को कभी भी निंदित नहीं माना है। ये बाद में आकर के जाति व्यवस्था का जहर जब पनप गया समाज में, तो शूद्र को निंदित माना गया। वैदिक काल में, सनातन काल में और महाभारत से पहले, महाभारत के दौरान भी शूद्र को थोड़ा निंदित समझा जाने लगा। इसलिए महाभारत महर्षि दयानंद जी महाराज ने वैदिक धर्म की, सनातन धर्म की संध्या कहा, पतन की पराकाष्ठा कहा। परंतु हमारे वेदों में, वैदिक व्यवस्थाओं में, सनातन व्यवस्थाओं में, सनातन काल में, प्राचीन काल में
ऐसा नहीं है कि शूद्र को कहीं बहुत निंदित माना हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और एक और बात मैं इसमें विशेष कहना चाहूँगा, ये जो 4 प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, 4 प्रकार की आवश्यकताएं हैं, एक विद्या की आवश्यकता, एक वीरता की, एक कला कौशल पशुपालन कृषि व्यापार की, और चौथी है सेवा की। ये चारों हित, चारों आवश्यकताएं, चारों व्यवस्थाएं एक व्यक्ति नहीं कर सकता, ना कोई, हर कोई व्यक्ति कर सकता, क्योंकि व्यक्ति की प्रवृत्ति अलग अलग है। अपनी अलग अलग प्रवृत्ति के हिसाब से व्यक्ति अलग काम करेगा। इसलिए समाज में ये व्यवस्था बनाई गई। वेदों के अंदर स्वयं परमपिता परमेश्वर ने निर्देश दिया कि हर कोई व्यक्ति अपनी प्रवृत्ति के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार इन चारों में से कोई एक काम का चयन करे। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं क्यों भला अपने गले डालूं, मैं क्यों कोई बात का चयन करूं। ना, मैं तो कोई भी चयन नहीं करता, मैं तो अपनी मर्जी से कुछ भी करूंगा, और नहीं करूंगा तो मैं कोई भी चयन नहीं करूंगा। तो इससे समाज में अव्यवस्था आ जाएगी और ये समाज की उन्नति के लिए बहुत घातक सिद्ध होगा। तो हर कोई व्यक्ति के लिए ये आवश्यक है कि इन चारों कार्यों में से किसी एक कार्य का चयन करे। चयन करने में वो स्वतंत्र है। क्या, देखो, मैं यहां पर एक वैदिक वर्ण व्यवस्था की एक बहुत विशेष बात बता रहा हूं आपको। इस कार्य में हर एक मनुष्य पूर्ण रूप से बाधित है, पूर्ण रूप से स्वतंत्र है कि उसको चारों में से किसी एक ना एक कार्य का चयन करना पड़ेगा। इसमें तो वो बाधित है, इसमें तो वो स्वतंत्र है। ये तो चयन तो किसी ना किसी एक काम का करना ही पड़ेगा। यदि जीवन सुखी बनाना है, जीवन को सुखी रखना है, समाज को व्यवस्थित रखना है, परंपरा ठीक चलानी है और व्यवस्था ठीक बना करके रखनी है, तो इन 4 कार्यों में से हर एक व्यक्ति को कोई ना कोई कार्य का चयन करना पड़ेगा। चयन करना पड़ेगा, इसमें वो स्वतंत्र है, करना ही पड़ेगा। He has to choice, he has to select, he has to pick it up। कोई एक चीज तो उठानी पड़ेगी, कोई एक चीज तो सिलेक्ट करनी पड़ेगी। He has to choose, एक चीज तो उसे चुननी ही पड़ेगी। He has to select, एक चीज का तो उसे नियम या नियंत्रण या निर्णय करना ही पड़ेगा। तो इसमें तो स्वतंत्र है, चुनना पड़ेगा, इसमें स्वतंत्र है। पर क्या चुनना है, इसमें वो स्वतंत्र है। चुनना पड़ेगा, इसमें स्वतंत्र है। क्या चुनना है, इन चारों कार्यों में से कौन सा कार्य चुनना है, इसमें वो स्वतंत्र है। तो जब वो स्वतंत्रता पूर्वक किसी एक कार्य का चयन कर लेगा और करने के बाद में फिर उसको उसका पालन भी करना पड़ेगा। पालन न करने की अवस्था में फिर वो दंड प्राप्त करेगा, दंड का भागी होगा। इसी प्रकार की व्यवस्था का नाम वर्ण व्यवस्था है। वर्ण का अर्थ है चयन, व्यवस्था का अर्थ है एक नियम बनाना, एक कोई संयमन करना, निश्चय करना, नियमित करना, संगठित करना। तो वर्ण व्यवस्था का अर्थ हुआ समाज को जो जो चाहिए, जो जो कार्य चाहिए, जो जो पूर्ण विकसित संतुष्ट सुव्यवस्थित होने के लिए जिन जिन कार्यों का होना आवश्यक है, तो मनुष्य के द्वारा अपनी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार, अपनी अपनी योग्यता के अनुसार उस कार्य का अपनी इच्छा अनुसार चयन करना और उसका पालन भी करना, उसको व्यवस्थित भी करना, उसको नियम में भी रखना। ये मतलब है वर्ण व्यवस्था का, ये व्याख्या है वर्ण व्यवस्था की। और मैं समझता हूं इससे किसी को विरोध नहीं है। क्यों? ऐसी वैज्ञानिक और वैदिक वर्ण व्यवस्था की जो कसौटी है वो क्या है? वो है ज्ञान और आचरण। जिस कार्य को आदमी करना चाहता है उसका उसे नॉलेज होना चाहिए, उसका उसे ज्ञान होना चाहिए, फिर वो नॉलेज और ज्ञान उसके आचरण में भी होना चाहिए। तो ये वर्ण व्यवस्था की कसौटी है।
जाति व्यवस्था इससे भिन्न है। वर्ण व्यवस्था की कसौटी है ज्ञान और आचरण, जाति व्यवस्था की कसौटी है जन्म। जाति जन्म से होती है, वर्ण ज्ञान और आचरण से होता है। तो एक ही व्यक्ति सारे काम नहीं कर सकता, परंतु एक परिवार में पैदा हुए व्यक्ति सब प्रकार के कार्य कर सकते हैं। मान लो किसी ब्राह्मण की 4 संतान है, 4 में से एक तो वेदों को पढ़ करके विद्वान बन गया, वो तो ब्राह्मण हो गया। दूसरा आर्मी का अफसर चला गया, वो फिर क्षत्रिय हो गया। तीसरे ने व्यापार शुरू किया, खेती पशुपालन कृषि कार्य और व्यापार का कार्य कर लिया, वो वैश्य हो गया। और चौथा इतना मंदबुद्धि था कि उसको कुछ भी नहीं करना आया, तो वो किसी ना किसी प्रकार की व्यवस्था करने वाले लोगों का या व्यक्तियों का या समूह का संगठन का वो सहयोगी हो गया, अर्थात वो नौकरी करता है, कोई किसी का सहयोग, उसको खाली सेवा के माध्यम से उसकी रोजी रोटी पूर्ण होती है। तो ऐसे ही किसी शूद्र के घर में, अब ये तो मैंने ब्राह्मण का उदाहरण दिया, किसी शूद्र के घर में 4 संतान हुई, अपने अपने कर्म और अपने अपने गुण कर्म स्वभाव अपने अपने संस्कारों के अनुसार उनमें से एक बालक पढ़ा करके वेदों का विद्वान बन गया तो वो ब्राह्मण कहलाएगा। एक बालक यदि वीर क्षत्रिय था और वो आर्मी में सेना में चला गया, पुलिस में चला गया, तो वो क्षत्रिय कहलाएगा। एक बिजनेस और व्यापार में लग गया, पशुपालन कृषि में लग गया, तो वो वैश्य कहलाएगा। और एक यदि मंदबुद्धि रह करके कुछ भी नहीं कर पाया तो वो शूद्र कहलाएगा। ये कुछ भी निश्चित नहीं है। और मैं एक बात कहता हूं, ब्राह्मण पहले केवल वेद विद्या का पठन पाठन का दान लेना देना और यज्ञ करने कराने का काम करते थे तो ब्राह्मण कहलाते थे। परंतु आज तो ब्राह्मण जाति का ब्राह्मण होने के बाद में भी एक व्यक्ति आर्मी में अफसर बन गया, उसे पंडित जी कहते हैं, पर काम तो क्षत्रिय का कर रहा है। एक ने सैलर लगा लिया, आड़त की दुकान खोल ली, कोई बिजनेस कर लिया, तो वो तो व्यापारी वर्ग में सम्मिलित हो गया। तो जब ट्रेडर की मीटिंग होगी तो वो जाएगा, ब्राह्मणों की मीटिंग होगी तो नहीं जाएगा, क्योंकि उसे ब्रह्म विद्या वेद विद्या नहीं आती। और जिसको वेद विद्या ब्रह्म विद्या आती है वो व्यापारियों की मीटिंग में नहीं जाएगा, वो वैश्यों की मीटिंग में नहीं जाएगा, वो शूद्रों की तरह किसी का सेवा कार्य नहीं करेगा, जा करके वो विद्या का कार्य करेगा। तो ऐसे समाज में और एक बालक ने क्या किया, एक बालक ने, आजकल ब्राह्मणों के देखा जाता है कई जगह पोल्ट्री फार्म है, शर्मा बूट हाउस है, शर्मा पिगरी हाउस है। एक शर्मा ने सुअर का फार्म खोल रखा था और एक ने पोल्ट्री फार्म खोल रखा है, एक ने जूते की दुकान खोल रखी है। तो ये तो ब्राह्मण नहीं है, जाति के ब्राह्मण तो हैं, पर वर्ण व्यवस्था के हिसाब से तो ब्राह्मण नहीं है। जो व्यक्ति पोल्ट्री फार्म खोलता है वो तो चंडाल का काम है, सुअर जिसने पाले वो भी चंडाल का काम है, वो भी अधम कार्य है। और जो इधर उधर चमड़े के उद्योग का कार्य करते हैं, कई मांस की दुकान खोल करके बैठे हैं, कई शराब की दुकान खोल करके बैठे हैं, तो वो तो ब्राह्मण नहीं है। हाँ, जाति का अपने आप को अहंकार यदि किसी के मन में है तो वो कह सकता है कि मैं ब्राह्मण हूं। किससे? जन्म से। जन्म से ना कोई ब्राह्मण होता, ना क्षत्रिय होता, ना वैश्य होता। महर्षि मनु कहते हैं जन्मना जायते शूद्र, जन्म से तो सब शूद्र पैदा होते हैं, अर्थात उसको कुछ भी करने का ज्ञान नहीं है, ना उसे विद्या आती, ना वीर्य आती, ना कला कौशल, ना विद्या आती, ना वीरता आती, ना कला कौशल, व्यापार कृषि और पशुपालन आता, तो वो शूद्र कहलाएगा। कुछ भी नहीं आता तो वो शूद्र कहलाता है। फिर महर्षि मनु कहते हैं संस्कारात् द्विज उच्यते, जिसके जैसे जैसे संस्कार होते हैं वैसा वैसा ज्ञान प्राप्त करता है, फिर जैसा जैसा ज्ञान प्राप्त करता है वैसा वैसा आचरण करता है, जैसा जैसा ज्ञान होता है आचरण होता है उसका वैसा वैसा वर्ण होता है। तो इसमें यह पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है। इस विज्ञान से जो लोग परिचित नहीं थे, इस विज्ञान के रहस्य का जिनको पता नहीं था, उन्होंने वर्ण व्यवस्था का विरोध किया। एक कारण तो यह था विरोध का। दूसरा कारण यह था वर्ण व्यवस्था धीरे धीरे पतित होते होते जाति व्यवस्था में परिवर्तित होगी। तो जातीयता का जहर जब फैलने लगा तो ब्राह्मण, किसी भी प्रकार के कुकर्म करने वाला जाति से ब्राह्मण ही रहने लगा। क्षत्रिय हर प्रकार का न्याय अत्याचार करने पर भी क्षत्रिय ही रहने लगा। वैश्य हर प्रकार की मिलावट हेरा फेरी और मिलावटखोरी करने के बाद में भी वैश्य ही रहने लगा।
तो फिर समाज में चारों ओर से अंधेर छा गया और मारा गया बेचारा सेवा करने वाला जिसका नाम शूद्र था। उसकी एक जाति बना दी गई, वैश्य की एक जाति बना दी गई, जबकि ये तो केवल चयन था, प्रोफेशन था। भारत में ही नहीं, जो लोग कहते हैं सारी दुनिया में क्लासलेस सोसाइटी है, कहीं भी क्लासलेस सोसाइटी नहीं है। सारी दुनिया में क्लास है। क्लास का नाम वर्ण है, वर्ण का नाम क्लास है। जैसे दुनिया में देखे जाएंगे 4 प्रकार की क्लास दुनिया में भी है। पहली क्या है? एजुकेशन क्लास, दूसरी है एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास, तीसरी है बिजनेस क्लास और चौथी है लेबर क्लास। लेबर क्लास का काम क्या है? सेवा, सहयोग, असिस्ट करना, असिस्टेंस देना, यही तो काम है लेबर क्लास का। बिजनेस क्लास का काम क्या है? इधर से उधर व्यवस्था करना, अभाव को मिटाना, व्यापार करना। और एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास का काम क्या है? पूर्ण व्यवस्था करना, समाज को सुरक्षित करना। और टीचिंग क्लास का क्या काम है? पढ़ाना, अज्ञान दूर करना, विद्या देना, तकनीक सिखाना, निर्देशित करना समाज को। तो महर्षि दयानंद जी महाराज ने इसलिए कहा कि महर्षि दयानंद जी, महात्मा बुद्ध ने भी सुधार किया, महात्मा बुद्ध ने बहुत अच्छी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया, पर उन्होंने वर्ण व्यवस्था को तहस नहस किया, तोड़ दिया। बौद्ध कंट्रियों में किसी भी प्रकार की वर्ण व्यवस्था नहीं है, कोई जाति पाति नहीं है, पर उसका भी वो कोई मानव विकास का, मानव की पूर्ण उन्नति का ये कोई साधन नहीं है। सबके ऊपर सब काम थोप करके ठीक तरह से समाज को स्वतंत्र रूप से विकसित नहीं किया जा सकता। पूर्ण रूप से वैज्ञानिक इसका मनोविश्लेषण करें, मनोविज्ञान इसका देखें, तो ये है कि आदमी अपनी इच्छा से, अपने मन के अनुकूल, अपनी प्रवृत्ति के अनुकूल किसी कार्य का चयन करे, फिर उसका पालन करे। हाँ, चयन करने के बाद में यदि पालन नहीं करता है तो फिर वो दंड का भागी बनता है, तो दंड राजा देता है। इसलिए राज व्यवस्था के अधीन ये चारों प्रकार के वर्ण रहे हैं। पर महर्षि दयानंद जी महाराज ने कहा, वर्ण व्यवस्था के बिना समाज का पूर्ण विकास नहीं हो सकता। इसलिए सभी प्रकार के सुधारकों ने, सभी प्रकार के क्रांतिकारी अपने आप को कहलाने वालों ने कहा, जहर और पीड़ा तो उनको जाति व्यवस्था थी। तो जाति व्यवस्था को नष्ट करके वर्ण व्यवस्था को सुरक्षित करना, यह समाज का पूर्ण विकास करने का साधन था, यह एक व्यवस्था थी। पर इसको ना करके उन्होंने कहा वर्ण व्यवस्था को खत्म कर दो, जाति व्यवस्था अपने आप खत्म हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वर्ण व्यवस्था को तो कोई भी खत्म कर ही नहीं सकता। हाँ, वर्ण व्यवस्था शब्द को आप मिटा सकते हो, शब्द का आप प्रयोग बंद कर सकते हो, क्योंकि एक ही कुल में पैदा हुए 2 भाई मैंने देखे हैं। एक IAS था और एक बहुत 4th क्लास की नौकरी मिली एक को, क्योंकि वो पढ़ नहीं पाया, बुद्धि इतनी विकसित नहीं थी। तो IAS वाला अपनी कुर्सी पे कैसे बिठाएगा पीएन को? पीएन तो पानी का गिलास लाने के लिए, चाय लाने के लिए, साफ सफाई लाने के लिए, फाइल लाने के लिए, कुछ स्वच्छता का कार्य करने के लिए। और जो IAS बैठा है वो एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास है, वो सारे एडमिनिस्ट्रेशन को देख रहे हैं। किसके कारण? योग्यता के कारण। तो अपनी अपनी योग्यता के अनुसार, स्व योग्यता के अनुसार समाज को व्यवस्थित करने के लिए, संगठित करने के लिए, नियमित संयमित करने के लिए जो भी व्यक्ति जिस जिम्मेदारी का चयन करता है और उसका पालन करता है, ये वर्ण व्यवस्था कहलाती है। इसलिए महर्षि दयानंद जी महाराज ने अन्य कच्चे पक्के सुधारकों की तरह वर्ण व्यवस्था को तोड़ने का नहीं और कई सौ गुना दृढ़ करने का काम किया। और सबसे ज्यादा कटु आलोचक वर्तमान में वर्ण व्यवस्था के थे डॉक्टर अंबेडकर, क्योंकि वो जातीयता के जहर के शिकार हो चुके थे। जगह जगह जाति पाति का, उनको छुआछूत का बार बार अपमानित होना पड़ता था, पीड़ित होना पड़ता था। इसलिए उन्होंने कहा कि इस वर्ण व्यवस्था का खात्मा करो। परंतु जब महर्षि दयानंद जी महाराज की वर्ण व्यवस्था उन्होंने पढ़ी और जानी, तो उनको ये कहना पड़ा, और उन्होंने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक ये कहा कि जो स्वरूप महर्षि दयानंद जी महाराज वर्ण व्यवस्था का जो वैज्ञानिक स्वरूप, व्यवस्थित स्वरूप जो वो बताते हैं, जो उन्होंने प्रकट किया है, वर्ण व्यवस्था यदि वैसी है तो मुझे उस प्रकार की वर्ण व्यवस्था स्वीकार है। और हमें भी ये जातीयता को यदि खत्म करना है, जाति पाति को मिटाना है और अपने बच्चों को पूर्ण रूप से विकसित, सुव्यवस्थित, दृढ़ और उन्नत बनाना है, तो फिर से
विज्ञान के, विवेचना के, चयन के, योग्यता के आधार की हमें एक व्यवस्था बनानी पड़ेगी और उस व्यवस्था का नाम वर्ण व्यवस्था है।